हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से इस चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लास भी स्टार्ट की जा रही है और स्टैटिक जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। और स्टैटिक जीके का मतलब कोई एक पर्टिकुलर विषय नहीं होता है। स्टैटिक जीके आपका किसी भी विषय से हो सकता है, चाहे वो साइंस हो, इन्वायरमेंट हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट से वो हो सकता है। बस वह जो स्टैटिक जीके है वह करंट से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह अच्छे तरीके से जानकारी होगी कि जो करंट में न्यूज़ चल रही है उन्हीं से रिलेटेड स्टैटिक जीके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी बताया जाएगा और उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विमल जालान। डॉक्टर विमल जालान। और डॉक्टर विमल जालान कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर से यह करंट की न्यूज़ आ गई। यह अभी हाल ही में पुस्तक रिलीज हुई है और यह पुस्तक डॉक्टर विमल जालान की है। तो करंट की न्यूज़ आ गई कि डॉक्टर विमल जालान की पुस्तक क्या है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अब इससे संबंधित हम दो पुस्तक और यहाँ देख लेते हैं, चूँकि यह भी आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, ओवरड्राफ्ट, यह किसकी पुस्तक है? यह उर्जित पटेल की पुस्तक है। और यह भी आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आई डू व्हाट आई डू, यह किसकी पुस्तक है? यह रघुराम राजन की पुस्तक है। ये तीनों लोग आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। मतलब अब हमें जो स्टैटिक जीके पढ़ना है वो आरबीआई से संबंधित स्टैटिक जीके पढ़ना है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आरबीआई से संबंधित स्टैटिक जीके का नाम सुनते ही वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जो लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं कि वह आरबीआई के स्टैटिक जीके से कब हिस्ट्री में पहुंच गए उनको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आरबीआई से संबंधित पहला प्रश्न या पहला स्टैटिक जीके का प्रश्न क्या बनता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल, यहाँ लिख लेते हैं स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। अब स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई? तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। अब प्रश्न उठता है किस अधिनियम से की गई? तो अधिनियम देख लीजिए, आरबीआई एक्ट 1934 से की गई। यानी 1934 के अधिनियम से आरबीआई की स्थापना की गई। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जब स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय क्या बनाया गया था? कोलकाता बनाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में है मुंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछता है स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ पर था, तो स्थापना के समय कोलकाता में था। और कोलकाता से मुख्यालय मुंबई कब बनाया गया? तो 1937 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1937 में कोलकाता से मुख्यालय मुंबई बना दिया गया। अब मुख्यालय की बात हो गई। अब आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर
ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अब सीडी देशमुख तो सभी लोग जानते हैं, एग्जामिनर इस पर प्रश्न भी बनाता है, लेकिन अब एग्जामिनर प्रश्न किस तरीके से बनाएगा कि सीडी देशमुख ना देके वह इनका पूरा नाम देगा और चारों ऑप्शन में ऐसा नाम देगा कि सभी के नाम के पहला अक्षर सी होगा और दूसरे नाम का पहला अक्षर डी होगा। अब यदि आपको इनका पूरा नाम नहीं पता है तो आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम क्या है? चिंतामणि द्वारिकानाथ, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। पहले गवर्नर कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। इनका पूरा नाम क्या है? चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। अब वर्तमान समय में कौन गवर्नर है? ये आपका करंट का न्यूज हो सकता है। वर्तमान समय में, वर्तमान में आपके हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये किस नंबर के गवर्नर हैं? ये 25वें नंबर के 25th गवर्नर हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमें पढ़ना है कि डिप्टी गवर्नर, आरबीआई में डिप्टी गवर्नर होते हैं और वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं इसके बारे में हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड। वर्तमान समय में आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन से हैं? टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव ये 4 लोग हैं वर्तमान समय में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव, जिसमें से आपके टी रविशंकर ये इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, मतलब करंट की न्यूज़ से रिलेटेड है। इनका जो नियुक्ति है वो अभी हाल ही में किया गया है। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? टी रविशंकर को बनाया गया है। तो इसलिए ये आपके करंट न्यूज़ में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आप याद रखिएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। और 1 रुपए के अलावा जो भी नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन कराता है? तो वित्त मंत्रालय कराता है। वित्त मंत्रालय सिक्कों की ढलाई का कार्य कराता है। नेक्स्ट है, भारत में नोटों की छपाई कितने जगहों पर की जाती है? तो 4 जगहों पर की जाती है। कौन कौन सी जगह हैं वो? नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी। नासिक, देवास, मैसूर और साल्बोनी, इन 4 जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है। नासिक कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। देवास मध्य प्रदेश में है
मैसूर कर्नाटक में है, और साल्बोनी ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ये आपके प्रश्न हो गए। यहाँ पर भारत में नोटों की छपाई ये कई बार पूछा जाता है। ये देवास वाला ये इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक देवास भी दे देगा और पूछेगा कि आपकी नोटों की छपाई कहाँ होती है। तो देवास में ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 4 जगहों पे आपको याद रखना है छपाई होती है नोटों की। नासिक में, ये महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी ये पश्चिम बंगाल में है। अब आइए हम देखते हैं कि भारतीय नोट के पीछे कौन से ऐतिहासिक स्थल के चित्र अंकित हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आरटीजीएस का पूरा नाम है। अब आइए देखते हैं भारतीय नोट के पीछे छपे हुए ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखते हैं 10 रुपए के नोट पे। 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो फ्रंट पे तो आप सभी जानते हैं, सभी नोट के आगे वाले हिस्से पे यानी कि फ्रंट वाले हिस्से पे गांधी जी की फोटो छपी हुई है। लेकिन पिछले हिस्से पे, नोट के पिछले हिस्से पे किसकी तस्वीर यहाँ पे अंकित है? तो 10 रुपए के नोट पे कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। और ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। इसके बाद आते हैं 20 रुपए के नोट पे। तो 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं, इसका चित्र अंकित है। एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। इसके बाद आते हैं 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है? हम्पी का चित्र अंकित है। हम्पी, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ₹100 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव। रानी की वाव ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अब आते हैं 200 रुपए के नोट पे। तो 200 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। और यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। अब 500 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? तो 500 के नोट पे लाल किले का चित्र अंकित है। लाल किला कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं, दिल्ली में है। और 2000 के नोट पे, 2000 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। मंगलयान का चित्र अंकित है। अब यहाँ पे देखिए, ये सभी जो स्थल हैं ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। कब घोषित किए गए हैं इसको हम देखते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये ओडिशा में है और इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? 1984 में। एलोरा की गुफाएं, इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? 1983 में। हम्पी ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो 1986 में। रानी की वाव, इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो रानी की वाव को विश्व धरोहर स्थल 2014 में घोषित किया गया है। सांची का स्तूप, इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो 1989 में। 1989 में। लाल किले को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये सभी क्या हैं? विश्व धरोहर स्थल हैं। अब इन सभी के बारे में हम कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके इतिहास से संबंधित है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे और किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर।
कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण किसने कराया था? गंग वंश के शासक नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। गंग वंश के शासक नरसिंहदेव फर्स्ट। निर्माण किसने कराया? गंग वंश के शासक नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था, ब्लैक पैगोडा मंदिर का। और विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1984 में। अब इससे रिलेटेड एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये आपका करंट से रिलेटेड प्रश्न हो गया है। तो भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? ये आपका अलग है। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? ब्लैक पैगोडा मंदिर। अब आते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो इससे संबंधित हमने एक प्रश्न, दो प्रश्न, एक तीन प्रश्न और एक ये आपका विश्व धरोहर स्थल, 4 प्रश्न हो गए कोणार्क के सूर्य मंदिर से संबंधित। एलोरा की गुफाएं, इसको विश्व धरोहर स्थल 1983 में घोषित किया गया और 1983 में यह पहला विश्व धरोहर स्थल है भारत का। इसको आप याद रखिएगा कि भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? तो एलोरा की गुफाओं को भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और इसी के साथ साथ 3 अन्य स्थलों को भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कौन कौन से थे 3 अन्य स्थल? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक थे आपके अजंता की गुफाएं, दूसरा आपका आगरा का ताजमहल, और तीसरा आगरा का किला। इन तीनों को भी 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये आपका हो गया भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? एलोरा की गुफाओं को घोषित किया गया। अब अगर आपसे करंट में न्यूज़ पूछता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। चालीस विश्व धरोहर स्थल हैं और 40वां कौन सा है? धौलावीरा। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। ये आपका करंट का प्रश्न हो गया कि वर्तमान समय में कितने भारत में विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 40वां कौन सा है? धौलावीरा है। ये 2021 में इसे विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। और अगर आप इसी के साथ देखिए तो इससे पहले का मतलब 39वां विश्व धरोहर स्थल किसे बनाया गया? तो रमाप्पा मंदिर को। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। मतलब 39वां कौन सा है? रमप्पा मंदिर विश्व धरोहर स्थल है और 40वां है धौलावीरा। ये गुजरात में 2021 में से बनाया गया। यहाँ पर अजंता की गुफाएं, यह भी आपका महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं, और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, और आगरा का ताजमहल और आगरा का किला ये दोनों यूपी में है। तो आपको एलोरा की गुफाओं तक का हमने आपको बता दिया। अब आइए यहाँ से पढ़ते हैं आगे के स्लाइड में हम्पी से संबंधित जो इतिहास के स्टैटिक जीके बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हम्पी से संबंधित स्टैटिक जीके। हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन थे? यहाँ के प्रसिद्ध शासक कौन थे?
कृष्णदेव राव। कृष्णदेव राव यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे और इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी थी? कृष्णदेव राव, ये प्रश्न पूछा जाता है, कृष्णदेव राव की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ थी वो क्या थी? आमुक्तमाल्यद इनके ग्रंथ का नाम था। आमुक्तमाल्यद इनके ग्रंथ का नाम था, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है और प्रश्न में, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। यह किस वंश से थे? तुलु वंश से थे और इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। इनके दरबार में कौन थे? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज थे। एक प्रश्न पूछता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान, अष्टप्रधान ये किसके दरबार में थे? ये शिवाजी के दरबार में थे, शिवाजी के दरबार में। तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे और अष्टदिग्गज ये कृष्णदेव राव के दरबार में थे। कृष्णदेव राव की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? आमुक्तमाल्यद, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है इनकी। और किस वंश के थे? ये तुलुप वंश के थे। और हम्पी को कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो 1986 में विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये हम्पी के बारे में जानकारी थी। अब इसके बाद क्या आता है? रानी की वाव। हम्पी किस पे था? 50 रुपए के नोट पे था, हम्पी का चित्र था। अब 100 रुपए के नोट पे किसका चित्र था? रानी की वाव। रानी की वाव ये कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है रानी की वाव। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ आपने एक गाना सुना होगा कि राजा को रानी से प्यार हो गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा विपरीत था। क्या था? रानी को राजा से प्यार हो गया और रानी ने राजा की याद में क्या बनवाया? रानी की वाव बनवाया। और रानी की वाव ये है क्या वास्तव में? यह एक बावड़ी है। बावड़ी का मतलब क्या होता है? ऐसा जलाशय या कुआं जिसमें जल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हों, तो उसे कहते हैं बावड़ी। तो उसी का नाम क्या रखा गया? रानी की वाव। तो रानी ने राजा की याद में क्या बनवाया? रानी की वाव बनवाया। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो रानी का नाम क्या था? रानी का नाम था उदयामती। उदयामती। और राजा का नाम क्या था? जिनकी याद में रानी उदयामती ने रानी की वाव बनवाया? भीमदेव। भीमदेव ये राजा का नाम था। इनकी याद में रानी ने रानी की वाव बनवाया। ये किस वंश के थे? तो ये सोलंकी वंश के शासक थे। इसे भी आप लिख सकते हैं, सोलंकी वंश के शासक थे राजा भीमदेव। और रानी की वाव को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो यह रानी की वाव से संबंधित जानकारी थी। और यह क्या है? यह एक बावड़ी है। बावड़ी का मतलब जलाशय या कुआं जो आपका सीढ़ियों से, मतलब पानी तक पहुंचने के लिए उसमें सीढ़ियां बनी होती हैं, उसे बावड़ी कहते हैं। और यह एक जलाशय होता है या कुआं कह सकते हैं आप। अब रानी की वाव हो गई। अब आते हैं सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये 100 रुपए के नोट पे छपा हुआ था। क्या? रानी की वाव। 200 रुपए के नोट पे क्या है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये आपका 200 रुपए के नोट पे है। और सांची के स्तूप को हमने बताया, इसको विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और सांची के स्तूप को किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। सम्राट
अशोक ने सांची के स्तूप को बनवाया था। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म का इसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो सांची के स्तूप के बारे में जानकारी हुई, किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब क्या आता है? लाल किला। ये किस पर था? ये 200 के नोट पर अंकित है। इसके बाद लाल किला, लाल किला ये आपका 500 के नोट पर अंकित है, लाल किला। इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो विश्व धरोहर स्थल लाल किला को 2007 में घोषित किया गया। और लाल किला कहाँ पर है? आपका दिल्ली में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। लाल किला दिल्ली में है। और लाल किला का निर्माण किसने कराया? 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। निर्माण किसने कराया? 1639 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने निर्माण कराया किसका? लाल किले का। और 2007 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह दिल्ली में स्थित है। अब एक और बचता है आपका, एक क्या है? हाँ, मंगलयान। मंगलयान को PSLV C-25 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है PSLV C-25 रॉकेट से मंगलयान को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और मंगलयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी कब की है? ये आपका करंट में प्रश्न बन सकता है। तो मंगलयान 2 इसे 2024 में, तो मंगलयान 2 को 2024 में लॉन्च करने की तैयारी है। और कौन लॉन्च करेगा? इसरो द्वारा, ISRO, इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। और इसरो द्वारा इसे भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने RBI के स्टैटिक जीके से शुरू करके आपको इतिहास तक के स्टैटिक जीके के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को आप लाइक करके तभी जाइएगा और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।